नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करम योगी दिवाकर बोथरा। आज का जो ये सेशन रहेगा बड़ा छोटा सा रहेगा, बट यट जब मैंने ये आर्टिकल पढ़ा इस मैगजीन के अंदर तो कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो कई बार आप आर्टिकल्स पढ़ते हो तो आपको शायद 250 या 300 वर्ड का कोई मटेरियल या कंटेंट नहीं मिल रहा है, बट स्टिल उसमें कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कड़ी, ऐसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स, ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्चुअल डेटाज होते हैं जो आपके आंसर राइटिंग में यूज होते हैं। और यही चीज़ मैं हर बार हर स्टूडेंट को बोलता हूँ कि जब आप कोई भी एक पर्टिकुलर आर्टिकल या एस्पेक्ट पढ़ रहे हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि उसके अंदर पूरा कंटेंट यूज़ हो। बीच में कुछ ऐसा डेटा है, बीच में कुछ ऐसी लाइंस है जो बहुत अच्छे से नोवेलिटी लेके आ सकती है आपके कंटेंट में। वो कैसे किया जाता है आज तक मैंने आपको बोला है। आई जस्ट शो यू कि किस तरीके से एक छोटी छोटी डेटा आपके लिए बहुत अच्छा से मायने रख सकती है। और इस डेटास को जब भी आप पढ़ो, न्यूज़पेपर या फॉर दैट मैगजीन, या फिर ये स्लाइड जब आपके पास आए, तब ये डेटा लिख के रख लो और वो टॉपिक का नाम ऊपर लगा दो कि अच्छा ये डेमोक्रेसी के लिए, ये पॉवर्टी के लिए, ये अर्बनाइजेशन के लिए। तो आर्टिकल जो पढ़ा था मैंने इसमें वो था, इज डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स गोइंग आउट ऑफ हैंड। क्या हाथ से फिसलती चली जा रही है ये डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स जो हमारे देश के अंदर है। आर्टिकल है ईपीडब्ल्यू की मैगजीन से। अब ये कुछ अच्छा सा कंटेंट मुझे लगा इधर आप यूज कर सकते हो योर जीएस पेपर 2 स्पेसिफिकली, या फिर अगर सोशियोलॉजी में जाओ तो पावर एंड पॉलिटिक्स के चैप्टर के अंदर। देखते हैं क्या है। इट्स नॉट एनफ फॉर द कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स टू बिलोंग टू हम्बल बैकग्राउंड। कई बार हम ये मान लेते हैं कि अगर बैकग्राउंड हम्बल है तो कहीं ना कहीं कैंडिडेट एक जस्टिफाइड है, लेकिन ये सिर्फ सफिशिएंट नहीं है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के लिए कि कैंडिडेट एक हम्बल बैकग्राउंड से आ रहा है। क्या पैसा ही, क्या रिच लोग या फिर हम्बल बैकग्राउंड से जो नहीं है, एक एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से आ रहे हैं, क्या हर बार वो नेपोटिस्ट होंगे? ये भी कोई जरूरी नहीं है। वैसे ही कोई हम्बल बैकग्राउंड से ही हो, इसी के बेसिस पे वोट दिया जाए, दैट इज ऑल्सो नॉट justified as far as the essence of democracy goes. Rather they should become harbinger of common good. like कैंडिडेट वैसा होना चाहिए जो लिटरली कॉमन गुड की तरफ या कॉमन गुड के लिए काम करता हो, ना कि जस्ट हम्बल बैकग्राउंड से हो। ये दोनों स्टेटमेंट बहुत अच्छे से, अब जब डेमोक्रेसी की प्रॉब्लम्स बता रहे हो या फिर डेमोक्रेसी के वे फॉरवर्ड बताओ कि और बेहतर कैसे की जा सकती है, ये दोनों स्टेटमेंट काम आ सकते हैं। यू जस्ट राइट इट एंड कीप इट। आगे जाएं। इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वोटर। डेमोक्रेसी सिर्फ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव से नहीं आती है। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज जो करते हैं वो लोग ज्यादा अहम रोल प्ले करते हैं एज फार एज द डेमोक्रेसी इज कंसर्न्ड। सो फॉर एग्जांपल, इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द वोटर टू रेज द डेमोक्रेटिक कॉन्शियसनेस अमॉन्ग द कैंडिडेट्स। इट्स नॉट द कैंडिडेट्स which makes the people democratically conscious, rather than it is the voters who would largely make the candidates more conscious. How do they do that? By largely making an informed decisions with respect to their votes. किसको वोट करना, कैसे वोट करना, और उस कैंडिडेट को वोट करना जो कॉमन गुड के लिए इलेक्शन खेल रहा हो या फिर कॉमन गुड उसका एक उद्देश्य हो। Therefore, वोटर्स को सही चुनाव करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है डेमोक्रेसी में, बिकॉज अल्टीमेटली वो रिप्रेजेंटेटिव हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और अगर हम ही अपनी जात, धर्म, एथनिसिटी या किसी एक एस्पेक्ट के बेसिस पर रिप्रेजेंटेड है तो हमारे कैंडिडेट्स भी एक आउटकम होने के कारण दे वुड आल्सो बी रिप्रेजेंटिंग द सेम। देयरफॉर वी कैन नॉट जस्ट ब्लेम आवर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स फॉर reducing the democratic ethos. We somehow are also responsible for reducing the democratic ethos and the spirit of the democracy in our society as well. तो ये एक सजेशन हो सकता है आगे वे फॉरवर्ड में। एक पॉइंट था, निकाल लिया पूरे आर्टिकल में, आपने लिख लिया और आपके पास कंटेंट रहा, जब रिवीजन किया आपने यूज कर लिया और आपके पास ज्यादा बेहतर मार्क्स आ गए। आगे बढ़े। एक कितनी सही सी लाइन है जो प्रेजेंट टाइम में होती है, एप्लीकेबल एज फार एज द डेमोक्रेसी इज कंसर्न्ड। क्या इंडिया की डेमोक्रेसी आउट ऑफ हैंड जा रही है? फॉर एग्जांपल, इंडिया में हम क्या देखते हैं? साइलेंस एंड टॉक्सिक सेलिब्रेशंस आर वर्स्ट एनिमीज ऑफ एनी डेमोक्रेसी एज इट रिफ्लेक्ट्स द अनकंडीशनल ओबीडियंस। अगर कोई पावरफुल अथॉरिटी पे किसी एक रॉन्ग डिसीजन के ऊपर साइलेंट है, उसको नकारता नहीं है, उसकी निंदा नहीं करता है, और कई बार कुछ टॉक्सिक सेलिब्रेशन के पर्सनालिटी की ही सेलिब्रेशन अगर हम कर रहे हैं, ये दोनों चीज डेमोक्रेसी के लिए घातक है। दे आर थ्रेटनिंग, दे वुड थ्रेटन द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी इन सोसाइटी। अब ये आपको पता था, बट पॉइंट क्या है? शब्दों का है आंसर राइटिंग में।
ये दोनों चीज अगर आपने लिख के रख ली और सेम तरीके से सेम लहेजे में आपने आंसर में रिप्रेजेंट किया तो एग्जामिनर वुड शॉर्टली बी impressed by this. So these are the 3 points which I actually found in this entire article, and this is how sometimes only certain statements can be content, but इसके लिए आपको क्या होता है, आपको सिलेबस साथ में रख के पढ़ना पड़ता है और आपको कनेक्ट करते रहना पड़ता है। जब पढ़ रहे हो, पढ़ने के बाद कनेक्शन नहीं होता, आपको ध्यान में रखना चाहिए पॉइंट कहां यूज हो सकता है, साथ में यूजिबिलिटी लिखते चले जाओ उसकी। वैसा ही एक और आर्टिकल इसमें मैंने पढ़ा था पॉवर्टी से रिलेटेड। पॉवर्टी एलिवेशन है, एलिवेशन हुई या एलिवेटेड हुई, कम हुई या बढ़ गई, इसमें कुछ डेटा थे। पॉवर्टी इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ जीएस पेपर 1, सोशियोलॉजी में है सो है ही, जीएस पेपर 2 एंड जीएस पेपर 3 एज वेल। अब कुछ डेटा और फैक्ट्स है, ये लिखे हुए रहेंगे तो शायद आपके पास जो पॉइंट कहोगे उसका जस्टिफिकेशन होगा। Rural poverty is now 4 times that of urban poverty and it accounts for 90% of the nation's poor. मतलब रूरल पॉवर्टी बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से बड़ी है सोसाइटी के अंदर और 90% पुअर्स आज रूरल पॉवर्टी या फिर रूरल एरिया में है जो पुअर है, क्लियरली शोकेसिंग कि शायद हमारा एग्रीकल्चर उस लेवल पे डबलिंग फार्मर्स इनकम शायद अभी तक नहीं हुआ, शायद हमारी जो पॉलिसीज है वो उस लेवल पे इंपैक्ट नहीं रख रही है। क्वेश्चन अगर ई नैम का आया तो बताओ कि कैसे ई नैम जो है रूरल पॉवर्टी को टैकल कर सकता है, एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन कैसे टैकल कर सकता है। तो पॉवर्टी का भी डेटा दे रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे एटलीस्ट आपको वे फॉरवर्ड भी बताया जा सकता है कि एग्रीकल्चर कैसे एक सोल्यूशन बन सकता है रूरल पॉवर्टी का। सो समटाइम्स अ डेटा इन इटसेल्फ गिव्स इट्स ओन सोल्यूशन, ओन सजेशन और on way forward. More worrying is that the deprivation score shows that another 1/5 of the population remains vulnerable. तो इंडिया का चैलेंज सिर्फ ये नहीं है कि पुअर बढ़ रहे हैं, इसमें प्रॉब्लम ये भी है कि पुअर के ऊपर का जो स्तर है जो ज्यादा वनरेबल रखता है कि कुछ सर्कमस्टेंसेस चेंज हुए तो ये पुअर बन जाएंगे। 1/5 ऑफ द पॉपुलेशन आज उस कैटेगराइजेशन में है जहां पे थोड़ी सी अगर सर्कमस्टेंसेस में ट्वीक कर दिया जाए तो शायद वो बीपीएल बन जाएंगे। एंड दिस इज डेफिनेटली वरिंग, बट दिस इज इनफैक्ट मोर वरिंग, क्योंकि अगर सही तरीके से थोड़ा सा भी रिसेशन आ गया तो चांस है कि दीज पीपल वुड लार्जली एड अप टू द पुअर्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द सोसाइटी। Despite a bountiful harvest, in recent years the share of the rural poor in India has increased. That means agriculture grow किया है, फिर भी poverty increase हुआ। इसका मतलब agriculture के अंदर भी कहीं ना कहीं distribution egalitarian नहीं है, चाहे वो marks में use करूं या चाहे मेरे GS में use करूं। This requires relook in our rural development policies. इसका मतलब शायद हमारे rural development policies या schemes जो है उस स्तर पे काम नहीं कर रही है, which they should have actually, which they had an objective of. Therefore, rural development remains questionable in the society of India as far as these given facts are concerned. Not only the poor have increased, but at the same time, the people who are more vulnerable to become poor in times to come, they are also roughly 1/5 of the population of the country as such. अगर इस तरीके से आपको पढ़ना अच्छा लगता है और बाई चांस आपका ऑप्शनल सोशियोलॉजी हो तो स्टडी आईक्यू में वी आर स्टार्टिंग अवर बैच 4. डू जॉइन द बैच एंड बिलीव मी योर सोशियोलॉजी वुड बी जस्ट टू नेक्स्ट लेवल. डू जॉइन, डू शेयर, डू लाइक द वीडियोज एंड डू शेयर योर कमेंट्स बिकॉज डू शो सम altruism guys. Thank you. Namaskar.